इंटरनेशनल बायर्स या सेलर्स ढूंढने का सबसे फुल प्रूफ मेथड रहा है आज तक ट्रेड फेयर्स या फिर एग्जीबिशंस को अटेंड करना। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के किसी एक्सपो में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उस मार्केट से कोई इंटरेस्ट होगा, या रिसर्च करना चाहते हैं, या बायर है या सेलर है, उस मार्केट से जुड़े हुए होंगे तभी उस एग्जीबिशन में जाएंगे ना। जिस मार्केट से हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम जुड़े हुए नहीं है, तो हम उस एग्जीबिशन में नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं एग्जीबिशंस, ये सारे लोग जो उस ट्रेड से जुड़े हुए हैं सबको एक हट के अंदर ला देते हैं, विच वॉज अ वेरी 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 गुड थिंग टिल नाउ। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, बट डेफिनेटली ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, ये आज भी बहुत रेलिवेंट है। सबसे पहले तो ट्रेड फेयर्स में आप दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो एज अ विजिटर और एक आप अपना स्टॉल लगा लें। तो अगर आप एज अ विजिटर जाते हैं तो आपके लिए नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप चलते चलते लोगों से कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और ये स्पेशली तब काम आता है जब आपको कोई सप्लायर चाहिए, यानी आप किसी प्रोडक्ट में नया मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप किसी नए प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में A to Z सारी नॉलेज अगर चाहिए तो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन से बेटर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं होता, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्सिडरी प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जैसे अगर प्लम्बिंग की बात करूँ तो वहां पर पाइप्स तो होगी, साथ में वाटर प्यूरिफिकेशन वाला भी होगा, साथ में वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाला भी होगा। तो ऐसे जो एडिशनल इंडस्ट्रीज है उनका नॉलेज भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। लेकिन अगर आप स्टॉल लेते हैं तो आपके इसमें कुछ बड़े बड़े फायदे भी हैं। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप मान लीजिए कि चलिए यूरोप में अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो आप यूरोप के एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तो आपकी ब्रांड क्रिएट होती है, दूसरी आपकी प्रोफाइल थोड़ी अपग्रेड होती है, आपकी अवेयरनेस होती है। और ये एग्जीबिशन में जो आपने पार्टिसिपेट किया है इसकी डिटेल्स भी आप अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट थोड़ा और बढ़ता है। अब आपने स्टॉल ले रखा है तो जो भी आपके स्टॉल पे आपसे बात करने आएगा, आपकी डिटेल्स चेक करने आएगा, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। तो ये आपको 1-on-1 बात करने का बहुत अच्छा मौका देता है। नॉर्मली क्या होता है, हम कॉल करते हैं, अगला अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट देता रहता है, फिर मेल करते हैं, स्पैम में चला जाता है या वो देखता ही नहीं है। लेकिन एग्जीबिशंस में 1-to-1 बात काफ़ी अच्छे से होती है, और जिससे आप कस्टमर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कोई नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है मार्केट में और आप चाहते हैं कि जो कोर इंडस्ट्री है उनको पहले पता पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके प्रोडक्ट के यूजर्स हैं वही तो जो एग्जीबिशन में आने वाले हैं। तो एग्जीबिशन एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। साथ ही अगर आप नए हैं मार्केट में, आप किसी एरिया को एनालाइज करना चाहते हैं या फिर आप किसी कंट्री को एसेस करना चाहते हैं, तो ट्रेड एग्जीबिशन का जो डेटाबेस आपका कलेक्ट होता है, जो लोग आपसे आके मिलते हैं, कार्ड दे के जाते हैं, वो जो डेटाबेस है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हैंड डेटाबेस है, तो वो आपका जेन्युइन होता है। क्या हर चीज़ अच्छी एग्जीबिशन के बारे में? जी नहीं, ये भी लास्ट में एक बिजनेस है। जो एग्जीबिशन कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एज अ विजिटर जाते हैं तो ठीक है, आपकी कुछ खास कॉस्ट नहीं लगती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टॉल लेते हैं या फिर अपना कोई बूथ लेते हैं तो आपकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई हो जाती है। साथ ही क्योंकि एग्जीबिशन है, सब जने हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। तो यहाँ पर कस्टमर के साथ आपकी डायरेक्ट फाइट हो जाती है। आप समझिए, आपका ये बूथ है, आपके कॉम्पिटिटर का यहाँ बूथ है, मैं एज अ कस्टमर दोनों बूथ चेक कर रहा हूँ, तो मैं यही डिसीजन ले लूँगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रेजेंटेबिलिटी, अपने बूथ को मेंटेन करना, अपने कॉम्पिटिटर से हर तरीके से बेहतर बन के दिखाने का आप पे प्रेशर रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। यहाँ पर कोई सेल्स गारंटीड नहीं होती। कोई एग्जीबिशन वाला आपको ये नहीं कहता कि आइए हमारे यहाँ पे 100 कस्टमर लेके जाइए। जी नहीं, यह एक शोकेस है। यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने ब्रांड, अपने आइडिया, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, इनको शोकेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्स होगी ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग एग्जीबिशन में आते हैं, आपसे डिस्कस करेंगे, वो सब डेटा कलेक्ट करके जाते हैं, और फिर जब उनका प्लान होता है तब वो आपसे इस बारे में बात करते हैं या फिर सेल्स की साइड बात जाती है। एग्जीबिशन में पैसा लगाने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो एग्जिबिटर कौन है जो इस एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर को शोकेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करी, उन्होंने प्रॉपर लोगों को नहीं बुलाया, तो हो सकता है कि आपने स्टॉल तो ले लिया लेकिन फुटफॉल ही नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे देखने, आपकी सारी मेहनत बेकार अगर लोग ही नहीं आ पाए तो ये चीज़ के बारे में पता कैसे करें? क्योंकि ये तो एग्जीबिशन होगा उसके बाद ही पता पड़ेगा। जी नहीं, इसको पता करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वो है जिस भी एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहें वहाँ पे पिछले 2, 3, 4 एग्जीबिशन की डेटाबेस आपको मिलेगी उनकी वेबसाइट पे।
तो वहाँ पे आपको एक आइडिया दिखेगा, फोटोज होंगी उनकी वेबसाइट पे, उससे भी आइडिया दिखेगा, डेटाबेस से भी मिलेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी ने अपने स्टॉल लगाए थे और कितने लोग यहाँ पर आए थे। तो उससे आप एक फेयर एस्टिमेट ले सकते हैं कि चलिए पिछले साल भी इतने लोग आए थे, तो हो सकता है इस साल भी उतने या उससे थोड़े से ही कम ज़्यादा आएंगे। तो आपके पास एक फेयर एस्टिमेट होता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं एक एग्जीबिशन पे, उस खर्चे के सामने आपका एक्सपोजर कितना हो रहा है। हर एग्जीबिशन में नहीं कूदना है, जैसे हर पोर्टल पे नहीं कूदना है, हर वेबसाइट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वैसे ही हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। बहुत कॉस्टली हो जाता है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं उतने ज़्यादा जितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं। थैंक्स टू कोविड एग्जीबिशंस अब बहुत ही इरेगुलर हो चुके हैं, कभी हो रहे कभी नहीं हो रहे, किसी रीजन में हो रहे किसी रीजन में नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको ये रेगुलर गूगल पे चेक करते रहना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एग्जीबिशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो टर्न आउट क्या एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब तक कोविड ख़त्म नहीं होता है तब तक 1-to-1 मीट या फिर पब्लिक गैदरिंग पे हमेशा एंड मोमेंट तक डाउट बना रहेगा कि एग्जीबिशन के 2 दिन 4 दिन पहले भी अगर कोविड आउटब्रेक हुआ तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर दे। इसलिए करंटली एक्सपोर्टर्स एग्जीबिशंस पे उतना फोकस नहीं कर रहे। डेफिनेटली एवरीबडी इज वेटिंग कि जब ये कोविड खत्म होगा तो वापस सब एग्जीबिशंस पे जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी परफेक्ट प्लेस टू फाइंड द बायर्स एंड सेलर्स, बट इन द करंट मार्केट इट्स नॉट वर्किंग। और इसीलिए हमने देखा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कमोडिटी बोर्ड्स लाइव वेबिनार्स और लाइव एग्जीबिशन करा रहे हैं, सब डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिजनेस तो चलाना है ना, कोविड है नहीं है, हमारा बिजनेस तो चलना चाहिए। छोटी कंट्रीज, छोटे रीजन, बहुत ही सिलेक्टिव प्रोडक्ट है आपका, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट है। उस केस में आप बिजनेस ट्रिप या फिर ओवरसीज ट्रैवल को भी आप यूज कर सकते हैं एज अ टूल टू गैदर क्लाइंट्स। यहाँ पर आप खुद किसी कंट्री में जाएंगे, वहाँ ये मार्केट में घूमेंगे, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे और फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक तो आपकी रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप खुद जाके एज अ ओनर, एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव किसी से जाके मिलते हैं तो आपको इत्मीनान से बात करने का मौका भी मिल जाता है। साथ ही जो आपको डेटाबेस इसमें मिलेगा वो 100% जेन्युइन होगा, क्योंकि आपने खुद मार्केट से कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर फेक डेटा होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। पर ये बहुत कॉस्टली है और यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप जाएंगे और सामने वाला आपको ऑर्डर लिखा देगा, अरे भाई साहब आ गए, चलिए मेरे 10 कंटेनर लिख दीजिए, मेरे 5 कंटेनर लिख दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला है। बिजनेस ट्रिप या ओवरसीज ट्रैवल का सबसे बेस्ट यूज ये है कि आपको अगर कोई पोटेंशियल मार्केट लगता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा काफ़ी सेल्स हो सकते हैं या मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पर आप मार्केट स्टडी, मार्केट एनालिसिस फर्स्ट हैंड समझने के लिए कि मार्केट में कितना दम है या फिर यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो फिर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू स्टडी योर क्लाइंट्स। देखिए जो कस्टमर्स हैं आपके वो कौन है? आपके प्रोडक्ट के यूज़र। तो प्रोडक्ट का यूज़र है, अगर वही खुश नहीं तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो अगर आपको अपने क्लाइंट समझने हैं, उनकी नीड समझनी है, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर सेल्स डायरेक्टली नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। बट मार्केट रिसर्च और कंट्री रीजन रिसर्च परफेक्ट होगी इसमें। क्यों? क्योंकि आप खुद जाके कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपको डायरेक्ट बायर के पास ही जाना पड़े, आप कमीशन एजेंट्स भी हायर कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अवेयरनेस होती है कि बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है। यहाँ पर लोकल मार्केट से मतलब है मेरा जिस कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं, तो वो कंट्री का जो लोकल मार्केट है वहाँ पर ये बंदे काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये आपके बिहाफ पे बायर से नेगोशिएट कर लेंगे, बायर से बात कर लेंगे, आपका प्रोडक्ट पिच कर लेंगे। अगर सेल्स होती है तो ये उसमें से कुछ कमीशन आपसे लेंगे ये सर्विस प्रोवाइड करने का। बेसिकली ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर आप किसी को जॉब पे नहीं रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बॉस ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको लगता है आप अपने मार्केट में बेच पाओगे क्या? आपके पास ऐसे बायर्स हैं? सामने वाली पार्टी बोलती है हाँ है मेरे पास, आप दे दीजिए, जो भी सेल होगी उस पर 5% मेरा मार्जिन। अब ये कमीशन एजेंट आपके प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाएगा, बायर्स को बनाएगा, और अगर सेल्स होती है तो ही कमीशन देना है। अगर वो सेल्स नहीं कर पाता है तो आपका इसमें कोई लॉस नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में सैंपल्स की ज़रूरत पड़ती है तो हाँ वो एक कॉस्ट ज़रूर होगा, लेकिन उसके अलावा आपको और कोई कॉस्ट इसमें नहीं लगेगा। ये काफ़ी सिंपल और एक तरीके से सटल वे है किसी मार्केट में एंटर करने का विद अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि कमीशन एजेंट आपके प्रोडक्ट को क्यों सिलेक्ट करेगा? तो आपके प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी का होना तब भी ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट होना तब भी ज़रूरी है।
आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा तो ही तो कमीशन एजेंट उस पर मेहनत करेगा। वो बेचारा 1 साल तक मेहनत करता रहा और आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो उसको लॉस होगा। तो इस केस में कमीशन एजेंट भी ये चेक करेंगे कि आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो हमें हमारा प्रेजेंटेशन तो टिप टॉप रखना है। बस कमीशन एजेंट हमारी कंपनी का, हमारी ब्रांड का एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम पैसा तभी देंगे जब सेल्स होगी। अब उस केस में क्या करें जहाँ पर कमीशन एजेंट कोई नहीं मिल रहा है या फिर किसी के साथ हमारी डील नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर डेफिनेटली बिकेगा, तो आप यहाँ पर ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं। ये बेसिकली आपका एम्प्लॉई है, लेकिन जिस कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पर इसका काम है बायर्स को ढूंढना, बायर्स के साथ नेगोशिएट करना। जो भी आपका एक सेल्स या मार्केटिंग का बंदा आपकी कंपनी में करता है वही काम ये आपके लिए अदर कंट्री में करेंगे, जिन्हें हम कहेंगे ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव। जनरली इनका पेमेंट कैसा होता है, कुछ एक फिक्स सैलरी होती है प्लस इनको इंसेंटिव मिलता है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं सर जब कमीशन एजेंट जैसा ऑप्शन अवेलेबल है तो कोई ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव क्यों लेगा। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हर प्रोडक्ट सेम नहीं होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी हाई वैल्यू होते हैं, 1 करोड़ के, 2 करोड़, मशीनरी या मशीनरी के पार्ट्स हो गए जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही यूज़ होते हैं, जिनका ऑर्डर हर बार नहीं आता लेकिन 2 साल 4 साल में एक ऑर्डर आएगा। मार्जिन ज़्यादा होता है तो 4 साल तक कौन वहाँ फॉलोअप करेगा। अगर आप किसी को सैलरी पे रखोगे तभी तो फॉलोअप करेगा। अगर कमीशन एजेंट होगा उसको तो 4 साल तक एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो छोड़ देगा। फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो सकता है या फिर कस्टमाइज्ड हो सकता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया है, फर्नीचर वर्क्स हो गया है, तो वो वहाँ के लोकल मार्केट में या फिर बायर से डिमांड लेके आएगा कि हमें ऐसा टेबल चाहिए या ऐसी कुर्सी चाहिए, फिर आप बना के भेजेंगे। तो ये जो पूरी डीलिंग है, ये जो पूरा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है और उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ये भी सबसे बेस्ट आपका खुद का रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सैलरी पे है तो फिर वो कंपनी के लिए हर मेहनत करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि जो बायर की एक्चुअल नीड है वो कंपनी तक पहुंचाई जाए। लॉन्ग टर्म मार्केट डेवलपमेंट के लिए भी ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव्स यूज़ किए जाते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पर मान लीजिए आज उतना मार्केट शेयर नहीं है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी वहाँ पर सबसे पहली कंपनी बने जो ये एक्स प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करे, तो आप अभी कमीशन एजेंट को रखेंगे। कमीशन एजेंट क्या कहेगा कि यहाँ पर तो डिमांड ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट कोई लेगा ही नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड आने वाली है, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर दिस विल बिकम अ वेरी 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 बिग मार्केट। तो यहाँ पर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट की पिचिंग और उसकी एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग चालू कर सकते हैं। ऑर्डर्स एज एंड व्हेन जैसा मार्केट मैच्योर होगा तब आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी कंपनी पे लोग भरोसा करें, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करें, उसके लिए ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव ही सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑप्शन है। एक ऑप्शन और भी है कि आप वहाँ पर चाहें तो अपनी दुकान खोल लें, अपना शोरूम खोल लें, बट वो बहुत ही एडिशनल कॉस्ट हो जाती है क्योंकि अभी हमारे को पता नहीं है वहाँ मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की। तो जब डिमांड डिफाइन हो जाएगी फिर हम वहाँ पर शोरूम खोल सकते हैं, लेकिन जब तक डिमांड डिफाइन नहीं है तब तक कमीशन एजेंट या फिर ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव आर अ वेरी गुड ऑप्शन टू डेवलप योर बिजनेस एंड फाइंड न्यू बायर्स। मर्चेंट ट्रेडर्स, ये भी एक बहुत ही उपयोगी टूल है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। यहाँ पर आप किसी कंट्री में एक पार्टी को अपॉइंट कर देते हैं एज योर सोल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऑथोराइज्ड सेलर। वही पार्टी उस कंट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट को सेल करेगी, कोई और नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको कहा जाता है मर्चेंट ट्रेडर्स। ये आपसे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और वहाँ पर लोकल मार्केट में सेल करते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो खाली मर्चेंट ट्रेडर के साथ करना है। आगे वो 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें 100 लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही पार्टी से डील करनी है। वो पार्टी हमारे प्रोडक्ट को लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब उसने जहाँ लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया है वहाँ से पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना रिस्क है, ये सारा मर्चेंट ट्रेडर के ऊपर है। हम पे ये रिस्क नहीं है, हमारी डील तो खाली वो ट्रेडर से होगी। इसको ऐसे समझिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप श्रीलंका में बेचना चाहते हैं। अब श्रीलंका थोड़ी छोटी कंट्री है, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर्स है। अब एक एक को आप टैप करेंगे तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा और मैनेज भी करना मुश्किल है। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप श्रीलंका में अपना एक ट्रेडर अपॉइंट कर दीजिए। वो ट्रेडर ही लोकल मार्केट को समझेगा, लोकल लैंग्वेज में डील करेगा और लोकल करेंसी में भी वो ट्रेडर डील कर सकता है क्योंकि वो ट्रेडर तो श्रीलंका का ही है, तो वो श्रीलंका की करेंसी में भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन हम क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम श्रीलंका की करेंसी में ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें तो US डॉलर ही चाहिए। आप गेस कर पा रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए मर्चेंट ट्रेडर चाहिएगा? स्नैक्स, नमकीन, चिप्स,
इस टाइप के जो रिटेल प्रोडक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे टिकट आइटम वाले, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वाले, तो ये हम एक एक भेजेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट ही बहुत हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मर्चेंट ट्रेडर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी भी नए मार्केट को टेस्ट करना है, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट का पोटेंशियल है कि नहीं है, वो भी आप मर्चेंट ट्रेडर के थ्रू कर सकते हैं। मर्चेंट ट्रेडर मेनली कमाते कैसे हैं, ये कमीशन नहीं लेते, ये आपसे एक लमसम प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदेंगे और फिर ये अपनी कंट्री में इसको सेल कर देंगे। तो जो डिफरेंस बचा, मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है, इन्होंने आपसे 60 रुपये में खरीदा और खुद की कंट्री के अंदर इन्होंने 100 रुपये पे सेल किया, तो यहाँ पर जो 40 रुपीज़ बचे, ये मर्चेंट ट्रेडर का बेनिफिट है। आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका पैसा नहीं अटकता है, आपको एक ही आदमी से डील करना है और साथ ही उस एक आदमी के थ्रू आप बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। एक तरीका और है इंटरनेशनल सेल्स बढ़ाने का। देखिए, जब हम हाउ टू फाइंड बायर्स की बात करते हो तो बायर्स से हमें क्या करना है, हमें तो प्रोडक्ट ही सेल करना है ना। तो प्रोडक्ट सेल करने का एक तरीका और है जो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। ये है पर्सनल नेटवर्क। आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, आपका कोई फैमिली वाला है, मम्मी है, पापा है, कज़न भाई है, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, कोई मासी है, बुआ है, ये लोग अगर किसी कंट्रीज़ में बाहर रह रहे हैं तो आप इनके थ्रू भी बिजनेस कर सकते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि चलिए हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, आप देख के बताइए कि आपकी सिटी या मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से आता है, वो प्रोडक्ट मैं आपको बेच देता हूँ, आप आगे लोकल मार्केट में बेच देना। अब क्योंकि जो आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, वो उसी कंट्री में रह रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है लोकल मार्केट में रेगुलर अप्रोच करना, रेगुलर बायर से मिलना, रेगुलर अपना रेपो बिल्डिंग करना। क्योंकि ये आपका पर्सनल नेटवर्क है तो यहाँ पर आपकी बायर्स के साथ रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव्स है, वो एज अ बिजनेस ही बात करेंगे कि एज इफ इट इज़ देयर ओन बिजनेस। वो एक एम्प्लॉय की तरह बात नहीं करेंगे कि सर ले लीजिए ना, मेरा टारगेट है, सर ये आपको अच्छा लगा, नहीं। दे विल अंडरस्टैंड द मार्केट, वाई, बिकॉज इट्स अ फैमिली थिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पर आपका अगर कोई भी अच्छा रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड कहीं ओवरसीज़ कंट्री में रह रहा है, आपको लगता है कि उस सिटी में, उस कंट्री में आपके प्रोडक्ट का स्कोप है, तो यू कैन डेफिनेटली टाई अप विद देम। अब मर्चेंट ट्रेडर को भी आपको बेनिफिट शेयर करना था, कमीशन एजेंट होता तो वो कमीशन ले जाता, ओवरसीज़ रिप्रेजेंटेटिव होता तो सैलरी प्लस इंसेंटिव ले जाता, खर्चा तो हमारा होता ही है। तो यहाँ पर इसको एज अ पार्टनरशिप भी आप करके अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे वाले फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव सेलेक्ट करना, बुरे वाले नहीं। चलो, फन असाइड, बट यस, इट्स अ वेरी 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 गुड टूल टू एंटर इनटू अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट। इस कोर्स और मॉड्यूल को लेकर अगर आपके पास कोई भी डाउट है,